वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 3 के रूप में लेके आए हैं और हम आप तक RS एजुकेशन केम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंच रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं या आपके लिए नॉलेजफुल हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो आज पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके से मैटर की क्या स्थिति होती है, जो इसके लिए जो आपका दूसरा पार्ट था उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात की थी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तव में आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये क्या होता है और इसमें कैसे हम इसको डील करते हैं। तो अभी नेक्स्ट आपका जो आज का टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाँ, पिछले पार्ट 2 में हमने विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में बात की थी। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी, चूँकि ये ब्रॉडली हम यहाँ पे लेते हैं कि जो आपके अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। रेडिएशंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम उनकी एनर्जी वैल्यू की बात करें या उनकी फ्रीक्वेंसी या उनकी वेवलेंथ की बात करें तो कई रेंजेस होती हैं और उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो उन्हीं रेंजेस को या उन अलग अलग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है टाइप हैं उनको अगर हम एक क्रमागत ढंग से व्यवस्थित कर दें, चाहे उनकी बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के क्रम में या फिर उनके वेवलेंथ के घटते हुए क्रम में या फिर उनकी एनर्जी वैल्यू के आधार पे अगर हम उनको व्यवस्थित करते हैं एक क्रम के अंतर्गत, तो उस क्रमागत जो रिप्रेजेंटेशन होगा एक तरीके से वो आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ वेल अरेंज्ड ऑर्डर, इट इज़ अ वेल अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiation either increasing फ्रीक्वेंसी को हम एनर्जी के टर्म में भी ले सकते हैं, तो सेकेंड एनर्जी, ठीक है। आइदर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के साथ हम एनर्जी को इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। या अगर हम बात करना चाहें तो चूंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इट मीन्स डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर हम इसी डिफिनेशन को वेवलेंथ के टर्म में कहना चाहें तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड वेल अरेंज्ड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आइदर डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो इंक्रीजिंग क्रम या फिर डिक्रीजिंग जो ऑर्डर होगा उस चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो क्या क्या हैं, उनकी एनर्जी वैल्यू, उनके सापेक्ष यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसकी पोजीशन कहाँ पे है, उस चीज़ को हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये डिफिनीशन हो गई, इसको आप बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इन डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें और उनकी एनर्जी वैल्यू या उनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जो है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव ये एक ऐसा रेडिएशन है जिसकी एनर्जी
सबसे कम होती है, या हम कह लें इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगर हम और आगे जाते हैं तो इसके बाद अगर हम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में एक ऑर्डर बना रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो उस क्रम में आपका रेडियो वेव सबसे लोवेस्ट एनर्जी का पार्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इसी तरह और आगे बढ़ेंगे तो हमें जो दूसरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोवेव, ठीक है। इनकी एनर्जी रेडियो वेव की तुलना में ज़्यादा होती है, या कहें इनकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की तुलना में और अधिक होती है, ठीक है। इसी तरह माइक्रोवेव से भी और आगे जाते हैं तो हमें मिलता है इंफ्रारेड रेडिएशन कह लें या हम रेज कह लें, ठीक है। ये इंफ्रारेड रेज होती हैं, इनकी एनर्जी इन दोनों की तुलना में अधिक होती है, या अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो इन दोनों की तुलना में इनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, ठीक है। अगर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ लगातार जैसे जैसे हम इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वेवलेंथ घटती जाएगी, ठीक है। तो इसी क्रम में IR हो गया, इसको हम IR शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं, IR रेज। इंफ्रा की जगह हम इसको जनरली IR रेज बोलते हैं। इसके बाद और अधिक आगे अगर हम जाते हैं तो हमारे आसपास जो आपका वाइट लाइट है यानी सन रेज हैं, जिसको हम विजिबल लाइट्स कहते हैं, तो वो विजिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो उनको स्थान मिलता है यहाँ पे विजिबल रेज, ठीक है। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो विजिबल रेज की जो एनर्जी होती है उससे कम की एनर्जी रेजेस जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में IR हो गया, माइक्रोवेव हो गया और रेडियो वेव जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो विजिबल रेज से भी अधिक की अगर हम बात करें एनर्जी की तो उस क्रम में आपका आता है विजिबल के बाद UV, नाम आपने सुना होगा, इसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज के नाम से या UV रेज कहते हैं। UV रेज की जो एनर्जी होती है ये विजिबल यानी वाइट लाइट से कहीं ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा होती है कि ये इनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये सिंपली लाइफ सिस्टम पे यानी कि जो आपका जीवित चीज़ें हैं उन पे अगर इनकी हायर रेंजेस जो हैं अगर गिरती हैं तो वहाँ पे वो कार्सिनोजेनिक होती है यानी कैंसर काज करती है, ठीक है। और इसी UV लाइट से ही जुड़ा हुआ आपका जो एक कॉन्सेप्ट जुड़ता है उसमें जो आपका UV रेज जो पृथ्वी तक पहुंच रही हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। तो वो ये वही वाली UV रेज हैं, ठीक है, जिनकी एनर्जी जो है विजिबल से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद की अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें कि इससे भी ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, तो वो होता है आपका एक्सरेज, जिनका इस्तेमाल एक्सरे करने के लिए किया जाता है और कुछ पलों के लिए आपकी बॉडी पे डाला जाता है और वो बॉडी को क्रॉस करता हुआ लगभग चला जाता है, ठीक है। तो जनरली इसका जो बोन्स का ट्रीटमेंट है या बोन्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं एक्सरेज का, ठीक है। ये एक्सरेज हैं, ये इनकी एनर्जी जो है वो बाकी के जितने भी रेडिएशन आप इसमें लिख चुके हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल और अल्ट्रा वायलेट की, इनकी तुलना में काफ़ी अधिक होती हैं। इसके बाद बात करें तो एक और रेडिएशन आता है जिसकी एनर्जी इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तुलना में सबसे अधिक होती है, जिसको हम गामा रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको कहा जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको एक वेल अरेंज्ड ऑर्डर में हमने अरेंज कर रखा हुआ है। अगर हम बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। किसका ऑर्डर होगा? फ्रीक्वेंसी, या हम कहें एनर्जी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी या एनर्जी का जो ऑर्डर है वो लगातार इस तरफ बढ़ रहा है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये फाइनली यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सुना होगा, जो होती हैं कॉस्मिक रेज, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि गामा रेज की तुलना में उन रेज की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, चूँकि वो इस अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, उनको
इंस्ट्रूमेंट के तरीके से इंस्ट्रूमेंट की मदद से प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो वो एक हाइपोथेटिकल पार्ट है अभी तक, ठीक है, उसको अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, वो सिर्फ सुनने में आती हैं कॉस्मिक रेज, और इनका एग्जिस्टेंस जो है कॉस्मिक रेज का वो सन की सरफेस पे माना जाता है, ठीक है। तो खैर वो भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं जिनकी एनर्जी सर्वोच्च होती है या मैक्सिमम पॉइंट पे रहती है, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के क्रम में अरेंज किया जाए, या हम कह लें अगर वेवलेंथ को जोड़ते हैं तो वो वेवलेंथ लगातार जो है रेडियो वेव से सबसे अधिक होती है, और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो गामा रेज की रहती है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कह सकते हैं इसको, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या एनर्जी हम इसको बोल सकते हैं। और इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको एक क्रमागत व्यवस्था या एक वेल अरेंज्ड ऑर्डर होता है, चाहे वह उनकी बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के क्रम में हो या फिर घटती हुई वेवलेंथ के क्रम में हो, ठीक है। तो ऑर्डर चाहे जो भी हो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम देंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने जान लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और आगे अगर हम बढ़ें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ साथ हमें थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका जो नेचर है उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के एक तरीके से देखा जाए तो वो डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर का मतलब कि दो तरीके का व्यवहार ये जो है वो प्रैक्टिकली शो करता है। एक जो नेचर है, देखिए आपका डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। पहला जो नेचर है वो सर्वविदित है, वेव नेचर। आप लोग देखते ही आए हैं कि जो आपका वाइट लाइट है या विजिबल लाइट है अगर किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती है तो वो एक रेज के फॉर्म में पड़ती है और पड़ने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन जो लाइट के जो भी आपके वेव के जो पैरामीटर्स हैं या जो फिनोमिना है या जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उस चीज़ को दर्शाती है। जबकि जो दूसरा नेचर है वो है इसका पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर आप सभी समझ रहे हैं क्योंकि शुरुआत से ही हम इसको एक वेव के फॉर्म में ट्रीट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड वन इस जो आपका पार्टिकल नेचर है, इस पार्टिकल नेचर को समझने की ज़रूरत है। पार्टिकल नेचर का मतलब ये कि जो आपका प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग प्लांक्स ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था और बताया था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है वो एक कंटिन्यूअस वेव के रूप में नहीं होता है। यानी कि अगर हम ब्लैक बॉडी जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है, हॉट होने के बाद अगर हम उसको छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद वहाँ से जो रेडिएशन निकलता है वो एक सीधी लाइन के रूप में ना होके छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में निकलता है। और इसी पे आधारित आपका जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है वो है, जिसमें बताया गया है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये भी इस तरीके का पार्टिकल नेचर शो करता है और छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करता है, ठीक है। इन छोटे छोटे पैकेट्स को, एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने फोटॉन कहा हुआ है और इस फोटॉन के लिए जो एनर्जी दी गई है, एनर्जी वैल्यू, वो भी उन्होंने बताया है कि जो फोटोनिक एनर्जी होती है, ठीक है, क्या होती है, फोटोनिक एनर्जी, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये जनरली दो तरीके के नेचर शो करता है। एक आपका वेव नेचर जिसमें आपका रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन या जो भी लाइट के फिनोमिना है जो वेव नेचर को प्रूव करते हैं। इसके अलावा अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर का जो सपोर्ट किया है वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है। वहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट होता है वह एक वेव के फॉर्म में न होकर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है और इन एनर्जी पैकेट्स को उन्होंने फोटॉन कहा हुआ है, ठीक है, या क्वांटा कहा हुआ है, ठीक है। तो क्वांटा की जो एनर्जी वैल्यू है उसको उन्होंने फोटॉनिक एनर्जी या क्वांटा एनर्जी
दी हुई है, इसके लिए इन्होंने E इक्वल टू जो है वो एच न्यू डिफिनीशन एक तरीके से एक रिलेशन दिया गया है, यानी कि जो एनर्जी ऑफ फोटान या एनर्जी ऑफ क्वांटा है वो बराबर होगी उस रेडिएशन के लिए H इंटू न्यू के। न्यू जो होगा ये पर्टिकुलर आपका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिप्रेजेंट करता है, और H जो है वो एक तरीके से प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो फोटोनिक एनर्जी E इक्वल टू एच इंटू न्यू, वेयर H इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 6.6 इंटू 10 टू पावर -34 क्या होगी आपका जूल जूल इंटू सेकेंड हो जाएगी, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका H के लिए वैल्यू हो गया। न्यू जो होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत थी कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये दो तरीके के बिहेवियर शो करता है, एक आपका वेव नेचर, दूसरा आपका पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर्स में ये बताया गया है कि जो आपकी जो रेज होती हैं, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेज है जिसका डायरेक्शन हम इस तरीके से फ्लो में दिखाते हैं, वास्तव में ये इस तरीके से न होके बल्कि इस तरीके के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के रूप में होती है जिनको क्वांटा या फिर हम फोटान कहते हैं। और इन एक में से किसी एक फोटान की अगर एनर्जी देखी जाए तो किसी एक वेव के अंदर ये एनर्जी सभी फोटान की जो है या सभी क्वांटम की बराबर होगी, ठीक है। उनमें से अगर हम एक फोटान की एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो E इक्वल टू एच न्यू के फार्मूले के माध्यम से की जाएगी, और यहाँ पे जो H है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है, ठीक है। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो भी रेडिएशन आप रेडिएशन की वेव आपने कंसीडर की है ये उसके अकॉर्डिंग बदलती रहती है, और उस पर्टिकुलर जो आपकी वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ इस फार्मूले में पुट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डुअल नेचर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तव में जो तीसरा टर्म था, जैसा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफिनेशन में बताया गया था, इट इज़ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर या बिटवीन मैटर, ठीक है। तो बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो हमने बात कर ली मैटर की। मैटर के बारे में आपने देखा कि मैटर के अंदर कई प्रकार की एनर्जी स्टेट्स पाई जाती हैं, और उनमें से जो आपकी तीन बेसिक एनर्जी स्टेट्स हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट या हम कहें रोटेशनल एनर्जी स्टेट या फिर आपका जो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, और इन एनर्जी स्टेट्स के बारे में हमने मैटर में पढ़ा है डिटेल में। और साथ ही अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बाद जो उसका डुअल नेचर है उसके बारे में भी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आपका जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मैटर से टकराता है या मैटर पे डाला जाता है उस समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और उन घटनाओं से उनमें से हमें किन चीज़ों की स्टडी करनी होती है, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर। चलिए अब हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर वेव को ले लेते हैं, किसी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और सपोज दैट कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लेते हैं, हमने मान लिया कि हमने इंफ्रारेड रेंज की कोई वेव ली हुई है, ठीक है, और उसको हम डाल रहे हैं किसी मैटर पे। मैटर आपका कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या सैंपल के रूप में जो भी है, ठीक है। तो ये आपका मैटर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका मैटर है,
और इस मैटर पे जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक बीम, एक रेज डालते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी गतिविधियाँ होंगी इनको देखिएगा। हो सकता है इसमें से कुछ पार्ट जो है, मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन में चला जाए। ठीक है, ये आपकी हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। ठीक है, इंसिडेंट हो रही है एक मैटर पे, ये आपका मैटर है। रिफ्लेक्शन को कुछ पार्ट जाएगा, कुछ जो है वो यहाँ से अंदर से होता हुआ ट्रांसमिशन में जाएगा, ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन के साथ है, रिफ्लेक्शन में कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्शन का जो रहेगा, इसमें मोस्ट ऑफ जो पार्ट है, सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे एनर्जी रेज डाली हैं 100, ठीक है, तो उसमें से हो सकता है 70 to 80% जो है, 80 रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, और जो ट्रांसमिटेड पार्ट है उसमें भी हो सकता है 10% या 10 जो आपका रेज जो है वो चली जाए। ठीक है, जो बाकी की बची हुई जैसे 80-90 हो गया, 10% जो पार्ट बचा हुआ है वो हो सकता है इस मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्प्शन किया जाता है 10% का, ठीक है, तो हमें इस 10% एब्जॉर्प्शन के बारे में कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि जो ट्रांसमिटेड पार्ट है या जो रिफ्लेक्शन के बाद का रिफ्लेक्शन का पार्ट है, इसमें कितना कितना परसेंटेज गया है। ठीक है, तो बेसिक जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डील करती है इस एब्जॉर्ब फ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ, कि कितना भाग इस मैटर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, और उसका एब्जॉर्प्शन जो है, चूँकि मैटर के अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स पाई जाती हैं, तो उन्हीं में इस पार्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, और इसी पार्ट को एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी स्टेट्स में ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, तो इस एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ रेडिएशन की मदद से जो आपका इस मैटर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, उस इंफॉर्मेशन में आपका बेसिकली जो है वो कई बार आपका हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जान पाते हैं, कई बार उसके अंदर जो अलग अलग तरीके के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एब्जॉर्ब पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएशन है, इसकी मदद से जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स काम करती हैं उनको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पर्टिकुलर द स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ लाइट। ठीक है, या हम जिस एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ लाइट की मदद से किसी कंपाउंड को या किसी मैटर को एनालाइज करते हैं, वह सभी आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आती हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगी? द स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, फ्रॉम मैटर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं द स्पेक्ट्रोस्कोपी which deals with the absorbed part of electromagnetic radiation is called as absorption स्पेक्ट्रोस्कोपी।
ओके। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। इसी तरह कई बार आपका जो है एक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स होती हैं दूसरे एरिया में भी आती हैं, जिसको हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ से डराइव होती है? सपोज दैट हमने एक रेडिएशन लगातार जो है वो मैटर पे डाला हुआ है, तो और उसमें लगातार एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है, ठीक है। जो रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है उसका लगातार एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है, और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरी तरीके से एक तरीके से चार्ज हो जाता है या एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाता है। उस समय इसको अगर हम रेडिएशन जो यहाँ पे हम लोग डाल रहे होते हैं प्रकाश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको अगर रोक दें, ठीक है, रोक देने पे क्या होगा, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में ये पूरा मैटर होगा, तो ये क्या करेगा, ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसको हटा लेने के बाद भी ये एमिट करना शुरू करता है, ठीक है। तो एमिटेड जो आपका रेडिएशन है इसकी मदद से अगर हम कुछ भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स इस मैटर के बारे में निकाल पाते हैं, ठीक है, तो वह आपका एक तरीके से एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भाग होता है, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम सिंपली अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी विच डील्स विद द spectroscopy which deals with the emitted part of radiation is called emission spectroscopy. Is called emission spectroscopy. Radiation is called emission spectroscopy. ओके, तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी आपकी जो ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, क्योंकि ये एमिटेड रेडिएशन की मदद से स्ट्रक्चरल डिटेल्स जो है वो निकालती हैं, ठीक है, तो वो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉमन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो उसमें आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका सबसे पहले तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके बाद UV आता है, ठीक है, NMR भी आता है, और जहाँ तक है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या हम इसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, वो भी आता है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से स्ट्रक्चरल डिटेल्स हमें प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए हम इनको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा, अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं है, क्योंकि इस एमिशन में आपका पर्टिकुलर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एटम्स में रहते हैं, चूँकि वहाँ पे एमिशन पॉसिबल होता है ड्यू टू देयर एनर्जी स्टेट्स, पर्टिकुलर ट्रांजिशंस जो होते हैं वो वहाँ पे अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में, जैसे आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो भी एक तरीके से एमिटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस में रहता है, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में डिटेल में ये डील करती है, ठीक है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो आपका एमिशन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम थोड़ी सी और डिटेल में जाएं तो जो आपका इंटरेक्शन था, इंटरेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड पार्ट था, रिफ्लेक्टेड पार्ट में भी आप दो टेक्निक्स को देख सकते हैं। एक तो स्कैटरिंग
स्कैटरिंग रिफ्लेक्शन का ही एक तरीके से पार्ट होता है, जो कि लाइट को, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा उसको स्कैटरिंग कर देगा। स्कैटर मतलब तितर बितर कर देना होता है, ठीक है। तो उस सरफेस से, जो भी मैटर की आपकी सरफेस है, इस सरफेस से अगर कोई इंसिडेंट रेडिएशन गिरता है और ये इसको तितर बितर कर देता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ या इस तरीके से बीच से निकाल के, तो ये जो तितर बितर है बेसिकली एक तरीके से रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है। लेकिन इसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो वो स्कैटरिंग में आती है। स्कैटरिंग बेस्ड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपकी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। इसके अलावा इसी रिफ्लेक्शन का ही पार्ट एक तरीके से डिफ्रैक्शन के रूप में भी हम देखते हैं, जहाँ पे अलग अलग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने का प्रयास करते हैं, वो भी एक तरीके से एक रिफ्लेक्शन बेस्ड ही होती है, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रॉन जो आपका डिफ्रैक्शन टेक्निक्स हैं, उनमें क्या होता है कि जब आपका जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम की जगह न्यूट्रॉन की बीम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो आपका रहता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस तरीके से मैटर है और उसके साथ में जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपनी इम्पोर्टेंस व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग को आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी क्लासेस के आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर बीएससी थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और पसंद आए या जो भी आपके लिए नॉलेजफुल है तो उसके बारे में कमेंट करके, या जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ का रेंजेस का जो एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन होता है, उसके लिए स्लाइड अभी आपको लास्ट में मिल जाएगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।